स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई है। इसी बड़ी खबर से आपको जानकारी देते हुए शुरुआत करते हैं। दरअसल स्पीकर की अध्यक्षता में यह कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई है। 29 और 30 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा, यानी ये 2 दिनों की तारीख मुकर्रर हुई है, तय हुई है। 29 और 30 तारीख को लेकर जब वाद विवाद होगा और 30 जनवरी को सीएम बहस का जवाब देंगे। 8 फरवरी को लेखानुदान पेश होगा, यह भी तय किया गया है। यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो विधानसभा में जो कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर वासुदेव देवनानी ने की है, और इसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि 29 और 30 तारीख को राज्यपाल के भाषण पर वाद विवाद होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष में, और इसके अलावा 30 जनवरी को सीएम इस बहस का आखिर में जवाब देंगे। और साथ ही साथ यह भी जानकारी है कि 8 फरवरी को लेखानुदान पेश होगा। बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। बीजेपी सांसद जौनापुरिया ने मोदी को भगवान का रूप बताया है। सांसद ने कहा कि जब भी धरती पर अनर्थ हुआ है तब किसी न किसी रूप में भगवान राम कृष्ण पैदा हुए। सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या का जिक्र किया और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 दिन अन्न छोड़ने, 3 दिन जमीन पर सोने की बात आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन उपवास किया, 11 दिन जमीन पर सोए, फिर निकल पड़े रामेश्वरम में, सभी मंदिरों से होते हुए अयोध्या पहुंचे। सांसद ने कहा कि 22 जनवरी को सारे देवता अयोध्या में आए। जौनापुरिया का यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। रामचंद्र जी पैदा हुए, चाहे भगवान कृष्ण जी पैदा हुए, चाहे आज स्वामी विवेकानंद के प्रभु नरेंद्र पैदा हुए, और आज हम सबका सौभाग्य है कि देश में उस गुजरात की धरती पर आज वो नरेंद्र पैदा हुआ जो साक्षात जिनकी आंखों में वो बात झलकती है। चाहे भगवान रामचंद्र जी पैदा हुए, चाहे भगवान कृष्ण जी पैदा हुए, चाहे आज स्वामी विवेकानंद के प्रभु नरेंद्र पैदा हुए हैं। जब जब भी देवताओं के ऊपर कोई कोई विघ्न आया है, तब तब भी किसी न किसी रूप में, चाहे भगवान रामचंद्र जी पैदा हुए, चाहे भगवान कृष्ण जी पैदा हुए, चाहे आज स्वामी विवेकानंद के प्रभु नरेंद्र पैदा हुए, और आज हम सबका सौभाग्य है कि देश में उस गुजरात की धरती पर आज वो नरेंद्र पैदा हुआ जो साक्षात जिनकी आंखों में वो बात झलकती है। और मैं समझता हूं जिस आपको मैं साक्षात गवाह बना, मैं भी आप सबके जानते हैं कि वहां देवी महाराज ने वर्णन किया। उन्होंने कहा, हमने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करोगे तो 3 दिन आपको नीचे सोना पड़ेगा, 3 दिन आपको अन्न छोड़ना पड़ेगा। तो हम सबका सौभाग्य है कि 11 दिन तक उन्होंने अन्न छोड़ा और 11 दिन तक नीचे सोए, और उसके बाद में निकल पड़े, और जिस हिसाब से पूरे रामेश्वरम सारे मंदिरों में होते हुए, और जब आके वहां तो उनका सारे साक्षात देवता आज इस अयोध्या में हुए हैं। घुसपैठियों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। प्रदेश में घुसपैठियों के पट्टे निरस्त होंगे। इसके साथ ही भूखंड आवंटन और पट्टे जारी करने में मदद करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी घोषणा बुधवार को सदन में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने की। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह चौहान ने चित्तौड़गढ़ में कच्ची बस्ती में जारी पट्टों का मामला उठाया था। चौहान ने आशंका जताई कि कूट रचित दस्तावेजों के जरिए बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों ने भी भूखंड आवंटन करवाकर पट्टे हासिल कर लिए हैं। इस पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सदन को कार्रवाई का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई तो जिला कलेक्टर से जांच करवाई जाएगी। विधिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई करते हुए अमल करेंगे। आज घुसपैठियों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अपना पक्ष के जो मूल निवासी हैं वो भी भूखंड आवंटित हो गए। इस मामले में मेरा कहना यह है कि सिर्फ भारत के जो मूल निवासी हैं
उन्हीं को जो बेघर हैं, जिनके पास रहने का स्थान नहीं है, उनको स्थान उपलब्ध करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी अवैध तरीके से घुसपैठिए, चाहे वो बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों, रोहिंग्या हों, उन्होंने कूटरचित दस्तावेज पेश करके भूखंड आवंटित करवा लिए हैं, तो भूखंड का आवंटन हो गया होगा, वह निरस्त हो गया होगा, लेकिन कूटरचित दस्तावेज बनाने के मामले में उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की जोड़ी का दम एक बार फिर दुनिया देखेगी। कल जयपुर में दोनों नेता करीब 5 घंटे तक एक साथ रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी अपने दोस्त मैक्रों को जयपुर घुमाएंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हवा महल पर आप देख पा रहे हैं सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। यहां पर बंदूकधारी सुरक्षा के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं। यहां पर आने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अपने साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ इसी जगह पर जहां हम खड़े हैं मौजूद हैं, वहां पर वो बैठ करके राजस्थानी चाय का जो है वो की जो चुस्कियां हैं वो लेंगे। पीएम मोदी और मैक्रों दोपहर 2:30 पर सांगानेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद सांगानेर गेट से हवा महल तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद हवा महल पर फोटो शूट होगा, साथ ही हवा महल की 3 दुकानों पर चाय भी पिएंगे। उसके बाद 40 मिनट जयपुर सिटी पैलेस में रहेंगे और महल को देखेंगे। सिटी पैलेस से सुभाष चौक पहुंचेंगे और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर आमेर फोर्ट जाएंगे, करीब 2 घंटे तक आमेर महल में रुकेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक मुख्य सड़क पर सफाई, फुलवारी के साथ लाइटें लगाई गई हैं। सांगानेरी गेट से सुभाष चौक तक मुख्य बाजार की दुकानों की सफाई और पुताई का काम चल रहा है। वहीं हवा महल के सामने दीवारों पर विशेष रंग और पेंटिंग की जा रही है। वहीं आमेर महल और सिटी पैलेस पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं दोनों नेता करीब 5 घंटे तक जयपुर में ही रहेंगे। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा पिंक सिटी जयपुर का दौरा करना कई मायनों में अहम भी है। उनके जयपुर आने और पर्यटन की जगहों पर घूमने से जयपुर का नाम विश्व पटल पर आएगा। इसके साथ यहां का पर्यटन भी विश्व पटल पर मशहूर होगा। इससे काफी फायदा होगा। दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो हैं देश के कई मसलों को लेकर के यहां बैठ करके चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति को। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। सीकर के श्री माधोपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। महज 15 घंटों के अंदर बदमाशों की गिरफ्तारी हो गई है। कल रात को चौपड़ बाजार में बदमाशों ने फायरिंग की थी। ये देखिए फायरिंग की ये तस्वीरें कल भी न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाते हुए बताया था कैसे आसपास के लोगों में काफी दहशत हो गई थी। व्यापारी को ज्वेलर्स की दुकान के सामने यहां व्यापारी को धमकाने के लिए कही है या जानलेवा हमला था, तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने महज 15 घंटों के अंदर वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कल रात चौपड़ बाजार में स्थित नवीन सोनी की दुकान पर फायरिंग की गई थी। नीमका थाना एसपी अनिल कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है, जो पुलिस को कामयाबी मिली है। तो ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग करने के इस मामले में ये कार्रवाई करने में कामयाब रही है पुलिस। सीकर संवाददाता संदीप से बात करते हैं। ये कल की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, लेकिन 3 बदमाशों की गिरफ्तारी होगी। ये जो 2 बंदूकधारी हैं, ये उन 3 में से 2 यही हैं कि जो गिरफ्तार हुए हैं संदीप, और कैसे हुई इनकी गिरफ्तारी? बिल्कुल, देखिए जब कल रात को एक घटना हुई तो उसके बाद से लगातार जो पुलिस की टीम थी वो इन बदमाशों के पीछे लगी हुई थी। पहले क्योंकि जो ये ज्वेलर साइन पर पहले जयपुर में फायरिंग हो चुकी थी, तो पुलिस कहीं ना कहीं उसी एंगल पे काम कर रही थी कि उसी गिरोह से जुड़े जो लोग हैं वो हो सकते हैं। और इसी के तहत जो मनोज यादव और रामकरण यादव, ये दोनों जो है अजीतगढ़ और थोई इलाके के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। तीसरा जो आरोपी है वो सोहन स्वामी है, ये भी अजीतगढ़ का ही रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि जब इनका पीछा किया गया तो भागने में काफी कोशिश करी और इस दौरान गिरने से जो 2 बदमाश हैं इनके जो पैर भी फ्रैक्चर हुए। तो जो तीनों, क्योंकि 2 तो फायरिंग में शामिल थे, तीसरा इनको लेकर आया था और रेकी करा था, तीनों को पुलिस ने जो हो गिरफ्तार कर लिया। जी, कारण बताया ये क्यों किया गया हमला, और क्या इन्हीं लोगों के गैंग ने जयपुर में भी हमला किया था?
देखिए बिल्कुल प्रारंभिक तौर पर हालांकि पुलिस का कहना है कि बदमाशों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यही कारण सामने आया कि इनके आपस में जो राकेश है, इस गिरोह का जो सरगना, उससे नवीन सोनी की जो रंजिश है, जिसकी वजह से पहले भी जो जयपुर में फायरिंग हुई थी, वही जो कारण है वो फिर एक बार सामने आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सीकर से इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो हमारे संवाददाता ने बताया इस खबर के जरिए कि ये जो फायरिंग की तस्वीरें कल ही सामने आई थी, 15 घंटे के अंदर महज पुलिस ने 3 बदमाशों को, जिनमें ये दोनों बंदूक जो चला रहे हैं, गोली जो चला रहे हैं, फायरिंग जो कर रहे हैं, वो भी शामिल है। आगे खबर बढ़ते हैं और बताएं आपको, कोटा में एक बार फिर से डॉक्टर का सपना बनने से पहले ही टूट गया। नीट की तैयारी करने कोटा पहुंचे मोहम्मद जैद नाम के एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बेटे की खुदकुशी की खबर जैसे ही परिवार को लगी, वो कोटा पहुंचे। हालांकि पुलिस अब उस वजह की तलाश कर रही है जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाया है। कोटा में मेडिकल छात्र ने किया सुसाइड। मंगलवार रात फांसी के फंदे पर झूला छात्र। यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला था जैद। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा शहर आने वाले छात्रों की फहरिस्त में कभी मोहम्मद जैद का नाम भी शामिल था, लेकिन पिछले साल करीब 28 छात्रों की तरह अपनी जिंदगी को खत्म करने वाले छात्रों में अब उसका नाम भी जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कोटा में नीट की तैयारी करने वाले जैद ने मंगलवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जवाहर नगर इलाके के एक निजी कोचिंग सेंटर में वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो हमारे क्षेत्र जवाहर नगर में कंचन रेजिडेंसी में रहने वाले एक छात्र मोहम्मद जैद ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया है, जिसके बारे में जांच जारी है और कार्रवाई की जा रही है। ये इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, जेईई का छात्र है और इस साल अभी परीक्षा होना बाकी थी। मार्च जून में इनकी परीक्षा है, मार्च अप्रैल में। परिवार को जैसे ही बेटे के सुसाइड की खबर लगी, वो कोटा पहुंच गए, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जानकारी के मुताबिक 19 साल का मृतक मोहम्मद जैद दूसरी बार कोचिंग करने कोटा आया था। वो इससे पहले भी नीट की तैयारी कर चुका था, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद अब दूसरी बार वो एग्जाम देने वाला था, लेकिन एग्जाम देने से पहले ही उसने मौत को गले लगा लिया। कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कोचिंग छात्र यूपी के मुरादाबाद का निवासी था और जवाहर नगर इलाके में रहकर कोचिंग कर रहा था। तमाम प्रयासों के बावजूद कोचिंग नगरी में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामले कम नहीं हो रहे हैं। फिलहाल मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। अगली खबर का रुख करते हैं तो कोटा में छात्र की खुदकुशी का यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल ही करीब 28 छात्रों ने जिंदगी का साथ छोड़ मौत को गले लगाया था। 19 साल के जैद की खुदकुशी का यह मामला भले इस साल का पहला केस हो, लेकिन सवाल वही पुराना है कि आखिर क्यों छात्र मौत को गले लगा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं रुक रहा छात्रों की खुदकुशी का सिलसिला? आखिर खुदकुशी के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं छात्र? और सवाल ये भी कि क्यों नहीं हो रहा है गाइडलाइंस का सख्ती से पालन? कोटा में एक और मेडिकल छात्र की खुदकुशी फिर पुराने सवालों को ताजा कर गई है। फिर एक बार चर्चा होने लगी है कि शिक्षा नगरी क्यों खुदकुशी की फैक्ट्री में तब्दील हो रही है। मुरादाबाद का जैद अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन सवाल वही कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि छात्र को आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाना पड़ गया। न्यूज 18 राजस्थान ने कोटा में तैयारी कर रहे कुछ ऐसे ही कोचिंग छात्रों से बात कर उनका मन टटोला और ये जानने की कोशिश की कि आखिर खुदकुशी करने के पीछे छात्रों की मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है। मैं आपसे समझना चाहूँगा क्या वो वजह होती है जिससे एक स्टूडेंट डिप्रेशन के लेवल तक पहुँच जाता है? डिप्रेशन की वजह बहुत सारी हैं। मेनली मतलब इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, फिर मतलब अगर नंबर नहीं आता है यूनिट टेस्ट में तो फिर लगता है कि क्यों ही पढ़ रहा हूँ। फिर लगता है कि मतलब
मुझे क्यों नहीं आ रहा, सबको आ रहा। मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलता ही मिलता है, लेकिन वो क्या वजह रहती है? आपको लगता है कि पढ़ाई की वजह से या स्टूडेंट डिप्रेशन में आता है, या कोई और वजह भी होती है? वजह तो बहुत सारी होती है, लेकिन मेजर पढ़ाई जो यहाँ अगर अच्छा से जो यहाँ पढ़ाई करना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है, तो वो मेजर कारण पढ़ाई के कारण, और बहुत कारण भी होते हैं जो भी। आपको क्या लगता है? पढ़ाई मेन रहती है। सबको लगता है कि अभी मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मेन जेई में मेरा क्या होगा, माँ बाप क्या बोलेंगे, या समाज क्या, माँ बाप से तो समाज का लगता है। हाँ, और एक कारण ये भी है कि घर से इतना दूर रह रहे हैं, इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। छात्रों की बातों से साफ है कि सफल होने का दबाव और असफलता का डर छात्रों की मानसिक स्थिति को किस हद तक हिलाकर रख देता है। ऐसे में कोचिंग में होने वाले यूनिट टेस्ट की सफलता का पैरामीटर बन जाता है। जाहिर है, अगर किसी छात्र के यूनिट टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो वो खुद को असफल महसूस करता है। इस मामले में एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं। जो कोविड के बाद है, पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े हो चुके हैं, तो इसे हमें बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे माता पिता के पॉइंट्स। अगर बड़ी खबर अलवर से मिल रही है, जहां पार्षद ने जेईएन को थप्पड़ मार दिया है। बीजेपी पार्षद विष्णु शंकर शर्मा ने जेईएन को थप्पड़ मारा है। जेईएन कृष्णकांत गौड़ के थप्पड़ मारा गया है। आयुक्त और कर्मचारियों ने घटना पर आक्रोश जताया है। रोड लाइट के मुद्दे पर यह मारपीट हुई है। भाजपा पार्षद विष्णु शर्मा के बीच यह मारपीट हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त बीच आ रही है। निगम महापौर घनश्याम गुर्जर के कक्ष में विद्युत जेईएन कृष्ण कुमार गौड़ और 39 नंबर वार्ड भाजपा पार्षद विष्णु शर्मा के बीच मारपीट हुई है। हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता का, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या मामला इतना बिगड़ गया कि थप्पड़ मारने की जरूरत पड़ गई पार्षद महोदय को? जी, अलवर नगर निगम में पार्षद के द्वारा थप्पड़ मारने का विवाद गरमाया हुआ है। फिलहाल जो नगर निगम के जो सभी कर्मचारी हैं और वो आयुक्त के यहाँ कमरे में पहुंचे हैं और आयुक्त ने जो पीड़ित जेईएन है उससे कहा है कि लिखित में शिकायत दे और शिकायत के बाद पुलिस में कार्रवाई जाएगी। वहीं अब अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका मेडिकल करवाया जा रहा है और सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। लेकिन जिस तरीके से शहर में जो लाइट की जो समस्या है, रोड लाइट की जो लगातार दिक्कत आ रही थी, उसको लेकर के पार्षद के द्वारा कई बार चेताया गया था। पूर्व में बोर्ड की मीटिंग में भी जेईएन के खिलाफ शिकायतें की गई थी, उसके भी पर भी कोई अमल कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इसको लेकर के पार्षदों में नाराजगी, लेकिन जिस तरीके से पार्षद बीजेपी के जो पार्षद है उसके द्वारा ये मारपीट की गई है, वो कहीं न कहीं सत्ता का नशा इस तरीके से चढ़ रहा है कि उसको लेकर के ये नहीं रहा कि पार्षद अगर जनप्रतिनिधि इस तरीके से जेईएन के साथ मारपीट करता है तो वो कहीं न कहीं किस तरीके से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अभी ये पूरा मामला एक तरह से कहें कि गर्मा गया है, क्योंकि अब जिन जेईएन को बीजेपी पार्षद ने थप्पड़ मारा वो पहुंच गए हैं आयुक्त से अपना हाल बताने के लिए। अब देखना ये होगा कि आयुक्त और कर्मचारियों ने वैसे घटना पर आक्रोश जताया है, अब क्या कुछ मामला आगे बढ़ता है, लेकिन कहा भी यही गया है और सभी यही कहते हैं कि कोई भी जो समस्या है उसका हल किसी तरह की हिंसा से नहीं निकलता है।